नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी अयोध्या में फैसले के अध्याय की, कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक बयानबाजियों की। जानेंगे कि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के सामने क्यों झुकाया सिर, महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना ने कैसे दिया दर्द, और आखिर में बात डिजिटल पेमेंट पर आरबीआई के बड़े फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र कांग्रेस को सता रहा विधायकों के टूटने का डर, 34 विधायकों को लेकर पहुंची राजस्थान कांग्रेस। सीएम अशोक गहलोत बोले, यहां खरीद फरोख्त की आशंका कम। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा आज हिंदुस्तान के इतिहास में अलग दिन, 24 नवंबर को अयोध्या जाऊंगा। झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर सोनिया गांधी के घर मंथन, पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। विश्रामपुर सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस में फंसा पेच। हरियाणा में खट्टर और चौटाला के शपथ ग्रहण के 2 सप्ताह बाद भी नहीं हो पाया मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, जेजेपी को मंत्रालय देने को लेकर बीजेपी में उभरे मतभेद। और रोहित शर्मा ने फिर किया ऋषभ पंत का बचाव, कहा युवा खिलाड़ी को खेलने दे, खराब फॉर्म को लेकर लोगों की नाराजगी झेल रहे हैं ऋषभ पंत। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जब जब इतिहास के पन्नों में झांकते थे तब तब अयोध्या का जिक्र होता था और सवाल उठता था कि जमीन का हकदार कौन है। देश की फिजाओं में इस सवाल के साथ सियासत भी गूंजती थी। लेकिन अब इस विवाद का अंत होने के साथ ही अयोध्या की कथा में फैसले का अध्याय भी जुड़ गया है। तो विवादित भूमि पर किसको मिला हक और किस आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदियों तक विवाद चला, दशकों तक इंतजार बढ़ा, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 40 दिन दलीलें चली, कोई मंदिर की मांग करता रहा तो कोई मस्जिद की, कोई आस्था, धर्म, कर्म को घसीटता रहा तो किसी ने मुगल काल का जिक्र कर इतिहास से वर्तमान को बदलना चाहा। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि ना आस्था देखेंगे और ना ही विश्वास देखेंगे, जमीन पर कानून के दायरे में रहकर मालिकाना हक देखेंगे। और इसी के तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने रामलला विराजमान को विवादित भूमि सौंपने का फैसला किया है, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड को गुंबद के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कोर्ट ने तो निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड की याचिकाएं ही खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल को रामलला विराजमान को दिया जाएगा। इसी के साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया। इस ट्रस्ट को केंद्र सरकार ही संभालेगी। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित स्थल से दूर करते हुए कोर्ट ने उसे अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि मुहैया कराने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के तथ्यों को कमजोर बताते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलीलें कमजोर बताने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावे को भी खारिज कर दिया। लेकिन इस विवाद में एक शख्स और है जिसे पूजा का अधिकार मिला है। 33 साल के इंतजार के बाद पक्षकार गोपाल विशारद को विवादित भूमि पर पूजा करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। कोर्ट ने ये फैसला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। एएसआई के मुताबिक मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि 18वीं सदी तक नमाज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि विवादित ढांचे के नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष होने के सबूत है। विदेशियों के लेख में भी सीधा रसोई, सिंह द्वार और वेदी का जिक्र है। इस रिपोर्ट और दूसरे तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद ही इस महाविवाद पर विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में अपना फैसला सुनाकर विवाद पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। लेकिन राजनीति में अब भी घमासान जारी है। कोई फैसले का स्वागत कर रहा है तो कोई इसे गलत ठहरा रहा है। जी हां, सभी दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और अपना अपना नजरिया, जिसने सियासत पर गहरा असर डाला है। आज साधु संतों की वो मुराद पूरी हो गई जिसके लिए उन्होंने कभी धर्म संसद का आयोजन किया तो कभी सरकार को आंख भी दिखाई। लेकिन आज लंबे अरसे बाद इस पर तस्वीर साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों तक चली रोजाना सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि अयोध्या की उक्त जमीन रामलला की है और मंदिर वही बनेगा, जिसे लेकर इसकी सियासत करने वाली बीजेपी बेहद खुश है। तभी तो पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये फैसला भारत भक्ति की भावना को सशक्त करने वाला है। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत भी किया था।
साथ ही शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की थी। इसी तरह बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि ये फैसला बहुत ही अच्छा रहा। यह फैसला एक भारत और श्रेष्ठ भारत का हो गया है। भारत अब विकास के लिए नए सोपान तय करेगा। इसी तरह राम मंदिर आंदोलन में आगे रहने वाले उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। वैसे न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य दलों ने भी कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सबको आपसी सद्भाव बनाए रखना है। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बंधुत्व, विकास और प्रेम का है। राजनीतिक दल जहां फैसले का सम्मान कर रहे हैं, तो वही मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। दशकों के बाद आज ये दिन देखने को मिला है जब ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट का फैसला मान लिया है। हालांकि इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही थी, मगर अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट के फैसले के सम्मान करने की बात कही है। आपको बता दें कि 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में रोजाना सुनवाई की थी। 40 दिनों तक चली सुनवाई 16 अक्टूबर को खत्म हुई, जिसके बाद आज देश में बरसों से लंबित पड़े मामले पर फैसला आ गया है। आज इस विवाद पर धुंध छट गई है। अयोध्या में नई सुबह हुई है, जो सौहार्द वाली है, जो सद्भाव वाली है, जो उम्मीदों वाली है, जिसमें एकता की झलक नजर आती है। वैसे आज राजनीतिक जमीन पर भी एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसने सियासी शिष्टाचार को दर्शाया है। जी हां, आज पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई, जिसमें दिल भी मिले और हाथ भी मिले। इस मेल मिलाप में पीएम मोदी मनमोहन सिंह के सामने झुकते चले गए। ये तस्वीरें राजनीतिक कटुता की उस कहानी को गलत बयां करती है, जिसमें कहा जाता है कि विरोधी दल के नेता कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तस्वीरें न सिर्फ विरोधी दल के नेताओं की है, बल्कि उन 2 दिग्गजों की है, जहां एक पीएम है तो दूसरा पूर्व पीएम। मोदी और मनमोहन सिंह की ये तस्वीरें राजनीतिक रंजिश से इतर शिष्टाचार को दिखाती है, राजनीति के सद्भाव को दर्शाती है, जिसे देख यही कहा जाएगा कि चुनावी मंच पर भले ही तीखे तीर चले, लेकिन जब मुलाकात होती है तो दिल मिले ना मिले, हाथ जरूर मिलते हैं। जैसे आज पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मिल रहे हैं। दरअसल दोनों नेता गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी बेहद गर्मजोशी से पूर्व पीएम से मिले। उन्होंने मनमोहन सिंह से न सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि कुछ देर तक रुककर बात भी की। पूर्व पीएम ने भी इस सम्मान को स्वीकार किया और उन्हें वैसा ही आदर दिया। हालांकि दोनों दिग्गजों के बीच क्या गुफ्तगू हुई, ये साफ नहीं है, लेकिन मुलाकात की ये तस्वीरें राजनीतिक प्रेम के लिए बेहद जरूरी हैं। आपको बता दें कि जिस कार्यक्रम में पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पहुंचे थे, उसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा सांसद, मंत्री, विधायक और देश के तमाम राज्यों से एक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सभी ने साथ मिलकर लंगर खाया, जिसने सियासी दोस्ती की नई तस्वीर पेश की। राजनीति ऐसी ही चीज है जहां नेताओं में दरार भी आती है और दोस्ती भी होती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां दोस्ती में कड़वाहट बढ़ रही है। हम बात शिवसेना और बीजेपी की कर रहे हैं, जो पास होकर भी दूर हो गई। शिवसेना ने चुनावी नतीजों के बाद 50-50 पर ऐसी बात अटकाई कि बीजेपी सत्ता से ही दूर हो गई। और तो और शिवसेना रोज इस हार पर चुटकी लेकर जख्मों को हरा कर रही है। कोई भी खेल तभी जीता जाता है जब उसमें सहयोगी का साथ होता है। बिना सहयोगी की टीम का हारना ही तय रहता है। अब महाराष्ट्र में तो बीजेपी के साथ यही हुआ है। शिवसेना के अचानक अकड़ में आने से बीजेपी सियासी खेल में ऐसी पिछड़ी कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचती पहुंचती चूक गई। देवेंद्र फडणवीस का फिर से सीएम बनने का सपना धरा का धरा रह गया। न वो 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ नया इतिहास रच पाए और न ही बीजेपी को सत्ता दिला पाए। इस हार से बीजेपी पहले ही दुखी है कि शिवसेना उसके जख्मों को अपनी तीखी बयानबाजी से हरा कर रही है। आज एक बार फिर सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी ने बीजेपी से पूछा कि वो सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं कर रही है। सामना में लिखा गया कि गोवा और मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन उसने सरकार का गठन किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ये सब राज्यपाल के सक्रिय सहयोग से हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीटें पाने के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं कर रही।
इसकी वजह साफ है कि यहाँ बीजेपी का साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके सामने हम खड़े हैं। इस ललकार के साथ ही शिवसेना ने एक बार फिर 50-50 के फॉर्मूले का राग अलापते हुए कहा कि अगर बीजेपी 2.5 साल के लिए सीएम बनाने को तैयार हो जाती तो आज सूबे को स्थिर सरकार मिलती, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती थी। वो हमेशा खुद को ऊपर रखना चाहती है, मगर राजनीति में हर बार ऐसा नहीं हो सकता। शिवसेना की ये तल्ख टिप्पणी उस दोस्ती में दरार को उभारती है जो सीएम पद को लेकर छिड़ी है। इसी दरार की वजह से अब की बार सूबे में कमल नहीं खिला। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया मोड़ आता है। बीजेपी का कमल महाराष्ट्र में शिवसेना की वजह से ही खिला था, लेकिन आज उस कमल के मुरझाने की वजह शिवसेना ही बनी है, जिससे बीजेपी की गाड़ी पटरी से उतरी है। वैसे झारखंड में भी उसकी गाड़ी हिचकोले खाती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने महागठबंधन कर ऐसे रोड़े अटकाए हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी का उनसे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आने लगा है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में कमल को मुरझाने के लिए अब महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। कभी हाँ और कभी ना के बाद आखिरकार यूपीए में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ गई है। काफी मंथन के बाद ये साफ हो गया है कि यूपीए गठबंधन झामुमो नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यूपीए के अंदर तय फॉर्मूले में झामुमो के खाते में 43 सीटें, कांग्रेस के खाते में 31 सीटें और आरजेडी के पास 7 सीटें गई है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इतनी कम सीटों पर राजी नहीं थे, तभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान के दौरान वो रांची में रहने के दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद थे। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद वो मान गए और साफ हो गया कि झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी ही मिलकर बीजेपी को चुनावी चुनौती देंगे, जबकि जेवीएम एकला चलो की राह पर है। उसने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था। हालांकि जेवीएम प्रमुख को मनाने की भी लाख कोशिशें की गयी, लेकिन वो नहीं माने और इन तीनों दलों ने भी महागठबंधन का ऐलान कर दिया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि 30 नवंबर को पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए सीटों की घोषणा भी कर दी। पहले फेज में जेएमएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गुमला, बिष्णुपुर, लातेहार और गढ़वा झामुमो के पास है। कांग्रेस लोहरदगा, मनिका, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, भवनाथपुर, पांकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छतरपुर, चतरा और हुसैनाबाद पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो साफ है कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ताल ठोकेगा और बीजेपी को पस्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कोशिश क्या रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी डिजिटल पेमेंट पर आरबीआई के बड़े फैसले की। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। नोटबंदी के बाद भी सरकार और आरबीआई की तरफ से कई ऐसे कदम उठाए गए जिसे लेकर पिछले काफी वक्त से डिजिटल बैंकिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। वहीं आरबीआई ने लोगों की सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो जनवरी 2020 से एनईएफटी के लिए बचत खाता धारकों से शुल्क न लें। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी पर शुल्क को हटाया जा रहा है। बैंकों को इसका फायदा ग्राहकों को देना होगा, साथ ही इससे पेमेंट सिस्टम सुविधाजनक और सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसकी मदद से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। बैंक की वेबसाइट के जरिए इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक की शाखा के माध्यम से भी इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बैंक की सभी शाखाओं में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। एनईएफटी से पैसा ट्रांसफर करने पर वह कुछ ही घंटों में लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाता है। बैंक इसके एवज में शुल्क वसूलता है, मगर अगले साल की शुरुआत से ग्राहकों को कोई राशि नहीं देनी होगी। वही बताया जा रहा है कि आरबीआई ने सभी अधिकृत पेमेंट सिस्टम को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग से लिंक करने की मंजूरी भी दी है। फास्टैग का इस्तेमाल अब पार्किंग शुल्क के भुगतान और पेट्रोल पंप पर भी किया जा सकेगा। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।